हेलो गाइस। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। इस पे हम देख लेंगे, इस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स की नीड क्यों पड़ी, इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से हमने लाया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा जान लेंगे। तो कब से फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स का एक्चुअल मीनिंग है क्या, क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सब चीज़ें आज के इस क्लास में हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप सबको पता होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है ना। पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ उन दिनों 22 पार्ट्स में था, लेकिन अब 25 पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है पार्ट थर्ड। सो पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आते हैं? पार्ट थर्ड में। जैसे कि पार्ट वन देखोगे, पार्ट सेकंड में देखोगे आप सिटीजनशिप है। ठीक है। पार्ट थर्ड में इसी तरह फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। विद पैसेज ऑफ टाइम हम सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है? पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आर्टिकल्स की बात कर लेंगे, ये आर्टिकल 12 to 35 इट कंप्राइज आर्टिकल 12 to 35। ठीक है ना। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स एक एग्जॉस्टिव वे में समझाया गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। हर चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़े टाइम के बाद आपको सब चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी, बट कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंटली आपको समझाना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंटली जो सबसे पहले आपको दिमाग में होंगी कि भाई हम फंडामेंटल राइट्स क्यों पढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़ा करो चीज़ों को। सबसे पहले आप देख लो हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसकी नीड क्यों है। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है इट इंश्योर्स द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन पर्सनैलिटी। ठीक है ना। सिटीज़न की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ें कैसे होती है? देखो, फंडामेंटल राइट क्या करता है? फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, कर्ब करता है, लिमिट करता है पॉलिसिंग पावर ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट। क्योंकि हमें पता है इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, वो क्या करती है? वो पॉलिसी बनाती है सिटीजन्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हो सकती है जो सिटीजन्स के राइट्स को वायोलेट करेगी। ठीक है ना। तो उस चीज़ को लिमिट करने के लिए, ठीक है ना, ये सिटीज़न के राइट्स को न छीन ले। ठीक है। जो सिटीज़न के बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि भाई कुछ सेट ऑफ राइट्स हमें देता है, और जो राइट्स स्टेट को बोलते हैं भाई आपके पास पावर है, आप लॉज बना सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके सिटीजन्स के पास भी कुछ राइट्स है जिसको आप इनक्रोच नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। जो आप राइट्स उनसे छीन नहीं सकते हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम आगे जाके पढ़ लेंगे बैकग्राउंड। पहले देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड कहाँ से आया, उसके बाद फिर देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, इतने बेसिक क्यों है। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पहले भी बता दिया किस पार्ट में है, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आता है? पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है। ये पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही है? ये हिंदुस्तान का ही, ये इंडिया का ही सिर्फ एक डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है। ठीक है। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि अगर इसकी माइलस्टोन की हम बात कर लेंगे, डेट इज बैक इन मैग्ना कार्टा ऑफ 1215। एक चार्टर साइन होता है बिटवीन किंग अगस्टस एंड किंग जॉन। ठीक है ना। यहाँ से फंडामेंटल राइट्स का माइलस्टोन स्टार्ट होता है। उसके बाद आप देख लोगे फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1700 एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स
याद रखना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से ही हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स लाया गया है। हिंदुस्तान ने हमने कहाँ से डिराइव किए हैं अपने फंडामेंटल राइट्स? अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स यानी कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को डिराइव किए हुए हैं। ठीक है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में देखो क्या हुआ, ये इसने ऐड किया जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले 7 आर्टिकल्स थे, लेकिन जब अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आई तो फिर 10 अमेंडमेंट्स साथ में ही हुई। ठीक है ना, एक साथ 10 अमेंडमेंट्स हुई जिसने बहुत ही अट्रैक्ट किया दुनिया भर में। ठीक है ना, उसके साथ साथ अगर हम बात कर लेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर 1948, ठीक है, इन सब ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को गाइड किया कि भाई आप भी सिलेक्ट कर सकते हो ए सेट ऑफ राइट्स विच कुड परफेक्टली मैच द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिविलेंट इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में भी एक शऊर पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ, नहीं कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए जो किसी स्टेट को कर्ब करे उसकी पॉलिसिंग पावर को, ताकि वो कोई ऐसा ला ना बना सके जिससे एक सिटीज़न के बेसिक जो राइट्स है वो वायोलेट हो जाए। तो इसमें भी डिमांड्स आई बहुत सारी। हमें पता है, हम सब जानते हैं कि पहले हिंदुस्तान क्या था, ब्रिटिश राज के अंडर था। ठीक है ना, तो ब्रिटिश राज के रूल्स जो थे, रेगुलेशंस जो थे यहाँ पे बहुत ही सप्रेसिव थे, लेकिन तब भी इंटरनेशनल मूवमेंट्स यहाँ से उठी, उन्होंने भी डिमांड्स करी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड हुई। लेकिन खैर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, तो हम देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स हिंदुस्तान में कहाँ से आवाज़ उठी फंडामेंटल राइट्स के लिए। सबसे पहले इंडियन सिनेरियो में अगर बात कर लेंगे, सबसे पहली डिमांड लोकमान्य तिलक ने करी। ठीक है ना, कब करी इसने? जब 1895 में इसने एक स्वराज बिल पास की, इंट्रोड्यूस की, काउंसिल में इंट्रोड्यूस की स्वराज बिल 1895, और वहाँ पे इसने कुछ बेसिक राइट्स की डिमांड करी। ठीक है, उसके बाद 1928 10 अगस्त 1928 में जब मोतीलाल नेहरू यानी कि नेहरू रिपोर्ट जब सबमिट होती है, उस पर भी 19 फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रखी थी। उसके बाद सप्रू कमेटी आप देखोगे, सप्रू कमेटी ऑफ 1943 आल्सो डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडिया। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स कभी हिंदुस्तान को मिले? नहीं मिले। फंडामेंटल राइट ब्रिटिश रूल के अंदर कभी हिंदुस्तान को नहीं मिले। फंडामेंटल राइट्स तब ही मिले जब हिंदुस्तान का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन राइट्स को रखा गया जिसका नाम रखा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, एक सेट ऑफ राइट्स है जो कि बेसिक है हर एक इंसान के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट, उसकी फुलेस्ट डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाएगी इन फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तभी मैंने आपको लेक्चर के पहले में ही बता दिया, इट इंश्योर्स द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ए सिटीजन। ठीक है, सिटीजन की पर्सनालिटी। उसके बाद देखो, फंडामेंटल राइट्स वर गिवन टू इंडियंस ओनली आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का जब आइन बना, इन्फोर्समेंट हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्समेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स हुआ। उसके बाद इस कमिटी को देखो, कमिटी को कौन हेड कर रहा था? कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, कभी पूछा जाता है प्रीलिम्स में। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को डिराइव कहाँ से किया, ये मैंने आपको बता दिया, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है? क्या ये लीगल राइट्स है? याद रखना, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और लीगल राइट्स भी है। देखो, इन 3 चीज़ों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा। फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि पार्ट 3 में जो भी चीज़ है दैट इज़ फंडामेंटल, बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल है। तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो भी आर्टिकल वहाँ पे है वो फंडामेंटल ही है और वो फंडामेंटल ही रहेगा। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स नंबर फर्स्ट इज कि ये फंडामेंटल ही है। उसके बाद क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से राइट्स होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल
वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। एक तो फंडामेंटल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। क्या ये लीगल राइट्स है? ये लीगल राइट्स भी है। लीगल राइट्स वो होते हैं जो बाई लॉ हमें आ जाते हैं, ठीक है ना, बाई लॉ हम हासिल करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एज पर इट्स सेल्फ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इट्स सेल्फ इज ए लॉ, ठीक है ना। तो ये लीगल राइट भी है, ठीक है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, जो कि लीगल भी हमारे लिए बन जाता है। अब आप बोलोगे सर फिर लीगल राइट्स और कौन से हो सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? क्या वो लीगल राइट्स हो सकते हैं? यस, अगर पार्लियामेंट को ही राइट देगा आप लोगों को तो वो लीगल राइट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखो, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है? ये तीनों है, फंडामेंटल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी है। तो अब आके हम डिस्कस कर लेंगे इन सब चीज़ों को। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी डिस्कशन में आएंगी, ठीक है। वो थोड़ा हिस्ट्री था, बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, क्यों आए, ठीक है ना। तो अब इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? वाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन फंडामेंटल लॉ, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसीलिए फंडामेंटल बन जाते हैं। एक रीज़न ये है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। ये जस्टिसिएबल है, क्या मतलब होता है? इट मीन्स अगर ये आपका वायोलेट होता है जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो जो भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो स्टेट वायोलेट करती है कहीं पे भी तो वो जस्टिसिएबल है। दैट मीन्स यू कैन गो टू कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप एनफोर्स करवा सकते हो। सो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, थ्रू सुप्रीम कोर्ट, ये जस्टिसिएबल है, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, हर एक सिटीजन के लिए ये अवेलेबल है। बाइंडिंग ऑन पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर ये बाइंडिंग है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है उनके ऊपर बाइंडिंग है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को एनकरेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर द फंडामेंटल, इनको इसीलिए फंडामेंटल बोला जाता है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, देखो जैसे कि हमने हिस्ट्री में ही डिस्कस किया था, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बोला जाता है, ये माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है, यानी कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक बारोड डॉक्यूमेंट है। और कहाँ से बारो किया था? अलग अलग कंट्री से, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बारो किए हैं? यूएसए से, ठीक है ना, यूएसए हमने लाए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ऐसा मानना है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स का कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेन अगर फ़र्क है, मेन डिफरेंस है, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। इसने प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, क्योंकि 1935 में हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बट प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ओके। तो अब नेचर की बात कर लेंगे, फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है? इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये, मोस्ट एग्जॉस्टिव पार्ट है, ठीक है ना। जस्टिसिएबल है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद इट कैन बी सस्पेंडेड, कुछ जगहों पे ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सस्पेंड कहाँ पे किए जा सकते हैं? इमरजेंसी के केसेस पे, ठीक है ना। इमरजेंसी जहाँ पे होगी वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। और आगे हम देख लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज है, ठीक है ना। फिलहाल आप याद रखो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशंस होती है वहाँ पे, ओके, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ओके। अब हम डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल 12, क्योंकि हमने बता दिया आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आर्टिकल 12 बताता है हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के लिए स्टेट की डेफिनेशन जो है एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है।
क्यों? क्योंकि भाई हमने पहले बता दिया फंडामेंटल राइट्स इसलिए है कि वो कर्ब करता है, लिमिट करता है पॉलिसिंग पावर ऑफ द स्टेट। तो हमें पता होनी चाहिए स्टेट क्या होती है, ठीक है ना, स्टेट क्या होती है, किसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, एग्जैक्टली हम किसके खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में कि एनफोर्स करवा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स। तो हमें पता है अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंकरेज करेगी तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, देखो नंबर फर्स्ट इज दैट गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव पार्ट और लेजिस्लेटिव पार्ट, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पार्ट और लेजिस्लेटिव पार्ट। उसके बाद है ऑल लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज़। याद रखना यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, ये हर एक बंदे को समझ आया कि भाई यहाँ पे किस ब्रांच से, ठीक है ना, कौन सा आर्गन है गवर्नमेंट का। एग्जीक्यूटिव सबको पता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है, लॉ जहाँ पे लॉज बन जाते हैं, जहाँ जैसे कि हमारा पार्लियामेंट है, फिलहाल यहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है उतना डीप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑल लोकल बॉडीज़ तो हमें पता है, पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, तो लोकल बॉडीज़ भी आपको पता है। लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात यहाँ पे जो अदर अथॉरिटीज़ है, अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी आती है, स्टैट्यूटरी एंड द नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ओके। लेकिन अब इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए देखो हमें पता है गवर्नमेंट के मेन जो ब्रांचेस होते हैं, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस ही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन लॉज को एग्जीक्यूट करना पब्लिक में, ओके, और फिर जुडिशरी का काम होता है चेक्स एंड बैलेंसेस, ओके। लेकिन आपने लेजिस्लेटिव ब्रांच भी देखा, लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी देखा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी देखा ऊपर डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, लेकिन जुडिशरी का हमने नहीं देखा। लेकिन जो अदर अथॉरिटीज़ में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, देखो जुडिशरी दो नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड बट शुड बी कंसिडर्ड विद इन अदर अथॉरिटीज़, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अदर अथॉरिटीज़ में स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी इंक्लूड होते हैं। तो कोर्ट्स कहाँ से सेटअप होते हैं, कौन सेटअप करता है, ये कोर्ट जो होते हैं वो सेटअप होते हैं बाय स्टैट्यूज, बाय लॉज, ठीक है ना, इसीलिए वो अदर अथॉरिटीज में आएंगे, ओके। सो कोर्ट्स कहाँ से पावर डिराइव करते हैं, कन्फर्ड बाय लॉ, जो लॉ उनको जो जिस स्टैट्यू से वो क्रिएट हुए हैं, ओके, दस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द स्टेट। तो ये भी अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट आना चाहिए, ओके। सो जुडिशरी भी अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट आना चाहिए, ओके। तो ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन थी। अब देखेंगे हम आर्टिकल 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। लॉ देखो यहाँ पे क्या है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू भी बोल सकते हो आप। इसमें देखो क्या है, एज पर आर्टिकल 13 क्लास 1 एंड क्लास 2, नो अथॉरिटी इन इंडिया, ये क्या बोलता है, कोई भी अथॉरिटी हिंदुस्तान में लॉ नहीं बना सकती है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? बट देखो यहाँ पे क्या होता है, no authority in India can make laws which are inconsistent to constitution or fundamental rights। यहाँ पे हम कुछ केसेस भी पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या होता है, हमें पता है हिंदुस्तान में पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाता है, लेकिन आर्टिकल 13 क्लास 1 और क्लास 2, एज पर आर्टिकल 13 क्लास 1 एंड क्लास 2, नो अथॉरिटी इन इंडिया कैन मेक लॉज। कौन से लॉज जो इनकंसिस्टेंट है, जो वायोलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो वायोलेट करते होंगे या फंडामेंटल राइट्स को जो वायोलेट करेंगे, वैसा कोई लॉ भी, कोई अथॉरिटी, किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो लॉ बनाए, चाहे वो आपका पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। अगर कहीं पे ऐसा लॉ बना, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जो इनकंसिस्टेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना, जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ऐसे लॉ को वो नल एंड वाइड करार दे सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन, ठीक है ना, मेक दिस लॉज नल एंड वाइड, ओके।
सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी ऐसे लॉज को नल एंड वाइड। तो आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू पावर टू आर्टिकल 13 इट गिव्स जुडिशियल रिव्यू पावर टू द कोर्ट्स। ओके, लेकिन याद रखना आर्टिकल 13 नेवर प्रिवेंट्स पार्लियामेंट टू अमेंड द लॉज अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट के पास भी देखो, पार्लियामेंट के पास भी पावर है। पार्लियामेंट ने कहाँ से पावर लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। पार्लियामेंट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है, अमेंडमेंट पावर है, वो कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बता दिया है पार्लियामेंट को आपके पास पावर है, आप लॉज को अमेंड कर सकते हो। और इसके साथ एक आर्टिकल भी दिया है इनको, आर्टिकल 368 बता दिया है आप जो मर्जी अमेंड कर लो, जैसे भी आप अमेंड कर सकते हो। जब भी आपको जिस सरकमस्टेंसेस पे आपको काम करना होगा, पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। बट सिर्फ एक हक इनको नहीं दिया है कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होगा या फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगा। ऐसा कोई लॉ कभी नहीं बनाना। अगर ऐसा लॉ बनाओगे तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इसको नल एंड वाइड करार देगी। सो फॉर अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्नड। अब इस पे अमेंडेबिलिटी का सवाल है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हम अमेंड कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने देखो, तो ये अब कौन देगा वर्डिक्ट इसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन ऑल केसेस फ्रॉम शंकर प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1952 से लेके सज्जन सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 1965। ये याद रखना इंपॉर्टेंट केसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कोई भी लॉ है, आप कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडिंग पार्ट 3, ठीक है ना। लेकिन 1967 में और एक केस होता है। 1967 में गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आता है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रूलिंग देता है पार्ट 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि पार्ट 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट, बट इट कैन नॉट अमेंड द पार्ट 3। पार्ट 3 में ये अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी ये 25 पार्ट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पार्ट 3 में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। तो 1967 में इस तरह से वर्डिक्ट आया। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट के पास, लेकिन देखो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? अमेंडमेंट्स पावर है, ठीक है। 1971 में क्या हुआ? 1971 में पार्लियामेंट ने दो अमेंडमेंट्स लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसके पास पावर है। आर्टिकल 368 इसको पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। 24th और 25th अमेंडमेंट्स लाए। 24th अमेंडमेंट एक्ट में इसने क्या किया? सबसे पहले इसने खुद को सेफ गार्ड किया। किसने? पार्लियामेंट ने खुद को सेफ गार्ड किया अंडर आर्टिकल 24 अंडर अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इस पे क्या किया? इट एम्पावर्ड इटसेल्फ टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। इसने जब अमेंडमेंट लाई, उस अमेंडमेंट के थ्रू इसने बता दिया कि हमारे पास पावर है, हम हर कुछ अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग पार्ट 3। और ये भी साथ में बता दिया कि प्रेसिडेंट को इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। जो भी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बिल्स होंगी उसमें प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि उसको अपना एसेंट वहाँ पे देना ही देना है। देखो क्या होता है, बिल लेजिस्लेचर में आती है या पार्लियामेंट में आती है, उसके बाद वहाँ से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाती है उसके एसेंट के लिए। जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा अपना, तब तक बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता है। तब तक बिल ही रहती है जब तक ना प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलेगा। प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलना ज़रूरी होता है, यानी कि प्रेसिडेंट का साइन मिलना ज़रूरी होता है किसी बिल को लॉ में कन्वर्ट करना, किसी बिल को लॉ में बनाना। ओके, तो इसने क्या किया? 24 में दो चीज़ें किया। खुद को एम्पावर किया पार्लियामेंट ने कि भाई हमने अमेंडमेंट लाया है, 24th अमेंडमेंट लाया है हमने, इस पे हमने पार्ट 3
कैपेसिटी बनाई है खुद के लिए कि पार्ट थर्ड को भी हम क्या करेंगे, हम पार्ट थर्ड को भी अमेंड कर सकते हैं। और साथ में प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है, प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आएंगे उस पर साइन देना है, अपना एसेंट देना है। बट हाँ, साथ में देखो, साथ में 25th अमेंडमेंट भी लाया इन्होंने, कब, 1971 में। क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड पार्ट थर्ड, क्योंकि पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये गोरखनाथ केस में वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। तो साथ में 1971 में उसने क्या किया, 25th अमेंडमेंट भी लाया, जिसमें एक नया आर्टिकल 31 क्लास सी ऐड किया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C वुड प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये आर्टिकल्स क्या है, एक्चुअल में ये आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमारा फंडामेंटल राइट्स के साथ लेना देना है, तो हम फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। तो इसने क्या किया, एक तरफ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुप्रीम बनाया, प्राइमेसी यानी कि प्रायोरिटी दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ओवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो प्रिमेसी गिवन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को सबऑर्डिनेट लाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है ना। कैसे, इन्होंने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 31C, ठीक है ना। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1973 इस अमेंडमेंट के ठीक 2 साल के बाद एक केशवानंद भारतीय केस होता है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आपने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं, यानी कि जो 2 अमेंडमेंट्स करी आपने 24th और 25th, ये चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दोनों अमेंडमेंट्स को ऑफ 1971, ठीक है। इसमें क्या बोला पार्लियामेंट ने, इट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला आप करो, आपको करना है, करो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके पास पावर है, आर्टिकल 368 आपको पावर देता है, तो आप कर सकते हो, कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हो, इंक्लूडिंग पार्ट थर्ड भी करो। लेकिन इट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक नोशन नई, यहाँ से एक नई जो नया कंसेप्ट निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, याद रखना। बोला पार्लियामेंट आपके पास पावर है, आप अमेंड करो, आप जो मर्जी कर लो, पार्ट थर्ड अमेंड करना है कर लो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकते हो। तो अब देखो पार्लियामेंट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के नीचे फंस गया। सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एड्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, ये किसने बता दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड कर लेगा, बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर लेगा कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में रखना है। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आएगा, ओके। और टाइम टू टाइम टाइमली ऐड करते रहता है सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि पार्लियामेंट हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकता है। सो सम बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, भाई इसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते हो, पार्लियामेंट आप इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं ला सकते हो, ठीक है। सेक्युलरिज्म जो है उसके खिलाफ आप कोई लॉ नहीं ला सकते हो, जुडिशियल रिव्यू को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि 1973 में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर से इनको बता दिया पार्लियामेंट को कि आप लॉज को अमेंड करो, जो मर्जी आप जो भी आपको लॉ को अमेंड करना है कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, ओके। सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक हम यहाँ ही एंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे।